हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS-PCS। ये 20 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ जो भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। हम यहाँ शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं इस तरह से ब्लैक किए हुए रहते हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं इस तरह से हाईलाइटेड होते हैं जिसको कि आप बाद में क्विक रिवीजन कर सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल से जो कि एडिटोरियल पेज का है और नोएडा में जो भी वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। ऑथर का कहना है कि इस तरह के प्रोटेस्ट में जो वायलेंस होता है नो डाउट वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, बट 100 में से कम 10 लोग उसमें तो ऐसे ज़रूर होंगे जो जेन्युइन रीज़न से वहाँ खड़े होंगे। सो उन्हीं के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हमको एड्रेस करना है। और जो लेबरर्स का भी प्रोटेस्ट हुआ था ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है बल्कि उनके जो लो वेजेज हैं, उनके जो डिग्निटी है लाइफ की, जो राइट टू लाइफ है, उसके तहत जो एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, उसके लिए ये एक प्रोटेस्ट है। इस आर्टिकल में ऑथर ने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर लेबर को मिनिमम वेजेस मतलब कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए अगर उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है तो इसे एक फोर्स लेबर कहा जाएगा। सो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में इतना पॉपुलेशन है तो हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई प्रोफेसर या पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, तो कुछ लोग लेबर भी होंगे। तो एटलीस्ट अगर उनको जैसा कि इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर और पॉलिटिकल लीडर इनको जैसा रिस्पेक्ट मिलता है, अगर लेबरर को कम से कम ये रिस्पेक्ट ना मिलता हो तो कम से कम हम ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि उनको मिनिमम वेजेस जो कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए उनको ज़रूरी है वो प्रोवाइड कर सके। सो ऑथर ने इसी पे स्टेट देते हुए उनके प्रोटेस्ट में कुछ जो इश्यूज हैं उनको काउंट किया है और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको बताए हैं। सो ऑथर का कहना है कि हमारे लेबर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा जो है उसमें से 90% है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर के पास जो है वो जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जैसे कि सेफ्टी, पेंशन, एक्सीडेंट अगर इन केस हो जाता है तो उनको कॉम्पनसेशन, तो इस तरह के जो एडवांटेज हैं वो जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं उनको नहीं मिलता है। सो हमारा एक बड़ा वर्कफोर्स जो है इनफॉर्मल सेक्टर में, हमें उनके प्रति सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद ऑथर का कहना है कि अभी जो लेबर कोड जो आए थे पिछले साल उसमें ऐसा लगता है कि ईज ऑफ, नो डाउट गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाए, बट हमारे जो वर्कफोर्स हैं उनके कॉस्ट पे ये नहीं होना चाहिए बिकॉज वे हमारे सोसाइटी का, वे हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ऐसा ना हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ईज ऑफ लेबरिंग, ईज ऑफ लेबर, उसको कॉम्प्रोमाइज करके ये किया जाए। ऑथर ने ऐसा क्यों बोला है, उन्होंने इसके कुछ रीजंस बताए हैं कि जो लेबर लॉज लाए गए थे उनमें जो बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे कि उनको फ्लेक्सिबल, ऐसे तो 8 आवर पर डे के हिसाब से वर्क का ये प्रावधान किया गया है, बट उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वे 12 आवर तक वो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेज करके 12 आवर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, जो वर्कर्स है, जो लेबरर्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद जो जिग वर्कर्स हैं उनको लेबर कोड में इंक्लूड किया गया है और उनको जो है, सो इनका कहना है कि जिग वर्कर्स तो ये प्रावधान किया गया है कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर क्या ये इसका इन्फोर्समेंट जो है हो पाएगा, तो उसके प्रति ऑथर ने डाउट जताया है। बिकॉज जिग वर्कर्स जो कि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं समझे जाते हैं तो उनको जो सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए
वो कैसे मिल पाएगी, कैसे गवर्नमेंट सिक्योर करेगी? हाँ, जिग वर्कर्स को इंक्लूड कर दिया गया है, बट उनके लिए जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके जैसा सोशल सिक्योरिटी अगर उनको नहीं मिलती है तो फिर हम इसको कैसे इंश्योर कर पाएंगे? उसके बाद मनरेगा, एमजी नरेगा, इसकी चर्चा करते हुए ऑथर का कहना है कि ये लगातार जो है वीक हो रहा है और ये जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है। इस तरह की चीज़ों पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये जो है और वीक होता जाएगा। और जो ओवरऑल ऑथर ने कहा है कि जितने लोअर लेबर लॉज में जो भी लॉज हमने बनाए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग। अगर वो इफ़ेक्टिवली नहीं होता है और हम जो हमारे वर्कफोर्स है उनको मिनिमम वेज जो है, उनका सेफ्टी जो है, उनकी डिग्निटी जो है, इसको इंश्योर नहीं कर पाते हैं तो फिर ये लेबर लॉज जो है उनका रेलिवेंस जो है क्वेश्चन के दायरे में आता है। सो ये पूरा न्यूज़ आर्टिकल वर्कफोर्स और उनके प्रोटेस्ट जो अभी हाल फिलहाल में हुए थे, उनके क्या इश्यूज़ हैं और किस तरह से हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लेबर, इन दोनों में बैलेंस बनाना होगा। उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके हम इसमें बैलेंस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये जो बिल लाया गया था पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस तरह के सेंसिटिव इशूज जो होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को कंसेंसस लेना चाहिए और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपोजिशन है, उनसे बातचीत करके, उनसे डिस्कशन करके ही पूरा ब्रॉड जो है एक डिसीजन लिया जाना चाहिए। और इनमें जो इश्यूज़ हैं, जो अपोजिशन जो मुद्दे उठा रही है, उनको डिस्कस किया जाना चाहिए और उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। इनमें इश्यूज़ क्या थे, अपोजिशन की क्या मांगे थी, वो हम देखते हैं। सो इसमें फर्स्ट इशू था, अपोजिशन जो कह रहा था कि ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, ये जो है गवर्नमेंट अपने एडवांटेज में इसको कर रही है और जो डिफरेंट स्टेट्स होंगे उनको नुकसान पहुंचेगा और फेडरल जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी का वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा। वो ऐसे कि जब डिलिमिटेशन होगा उसमें जो लोकसभा की सीटें होंगी वो बढ़ेगी और स्टेट असेंबली में सीटें बढ़ेगी। तो अगर यहाँ से राज्यसभा में भी अब अगर लोगों को चुना जाना है एमपीज़ में, तो वहाँ भी एडवांटेज गवर्नमेंट को हो सकता है। जो जिन असेंबली में सीटें बढ़ी हैं वहाँ तो गवर्नमेंट को एडवांटेज होगा ही। राज्यसभा में भी एमपीज जो चुने जाएंगे उनका भी समर्थन जो है गवर्नमेंट की ओर उनका झुकाव रहेगा। सो जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में, सो उसके लिए भी ये नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा कंसर्न, जो दूसरा इशू इसमें बताया गया था वो कास्ट रिजर्वेशन को लेकर के बताया गया था। जो वीमेन रिजर्वेशन है वो 33% एक्ट में लाया गया है। पार्लियामेंट में जो एससी एसटी कोटा है वो तो एग्जिस्ट करता है, मतलब पार्लियामेंट और असेंबली में एससी एसटी के रिजर्वेशन तो है बट ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। सो इनका कहना है, अपोजिशन का कहना है कि ओबीसी का क्या होगा, जो विमेन जो है ओबीसी में उनके प्रति क्या गवर्नमेंट का रवैया है, गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो ये भी इश्यूज़ को इस दौरान उठाया गया था। उसके बाद जो नॉर्थ और साउथ का डिबेट है कि 2011 के बेसिस 2011 पॉपुलेशन के बेसिस पे ये जो डिलिमिटेशन किया जा रहा था, तो उनका कहना था कि जो सौदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन में अच्छा काम किया है फैमिली प्लानिंग में। तो अगर सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर सीट को डिवाइड किया जाएगा और नए बाउंड्रीज रीड्रॉ किए जाएंगे तो सौदर्न स्टेट नुकसान में रहेंगे। सो इनमें ज्योग्राफी, डेवलपमेंट और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट के और पॉपुलेशन में जो उन्होंने अच्छा किया है, सो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। और फिर जो है अपोजिशन का जितने इश्यूज़ हैं उनको एक कंसेंसस लेकर के, ट्रस्ट बिल्ड करके गवर्नमेंट को एक इंक्लूसिव निगोसिएशन के जरिए बिल को लाना चाहिए था। सो ये आर्टिकल भी
पूरा उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन विमेन रिप्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है। ये एक्सप्लेन्ड पेज का है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जब 73rd 74th अमेंडमेंट जो लाया गया था 1992 में, वो जब उसमें विमेन रिजर्वेशन को इंक्लूड किया गया था तो उससे पहले क्या क्या पार्लियामेंट में डिबेट हुए थे, तो उसी को इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। सो इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए लाया गया था ये अमेंडमेंट, और उसमें 33% रिजर्वेशन जो है वीमेन को दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये सडनली हो गया था, उससे पहले कई कमेटियां बनी थी, जैसे कि जो सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी। ये जो है लोकल बॉडीज को फॉर्मलाइज करने के लिए ये एक फाउंडेशन इन्होंने रखा था और 3 टायर सिस्टम को सजेस्ट किया था। उसके बाद 1977 में जब अशोक मेहता कमेटी बनी थी, वो इनमें जो इश्यूज थे उसको एड्रेस किया और फिर हम उससे आगे बढ़े। उसके बाद तब जो है 1992 में ये जो है एक्ट को लाया गया, और दूसरे डिस्कशंस जो हुए थे उस समय, मतलब जो कंसर्न रहे होंगे उस समय इश्यूज रहे होंगे रिजर्वेशन को लेकर के, ऑफ कोर्स इशू थे। रिजर्वेशन को लेकर के इसमें इशू ये था कि क्या ये 33% का रिजर्वेशन जो है जो वीमेन को दिया गया है उसमें क्या कोटा अंडर कोटा होगा कि नहीं, मतलब कि SC ST उसमें और OBC ऐड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये डिस्कशन हुआ और फिर SC ST को उसमें ऐड किया गया कोटा अंडर कोटा में। एक तो ये इशू था। दूसरा इशू था जो आप अभी देखते हैं, जो आपको पंचायत सीरीज में देखने को मिलता है कि अक्सर क्या होता है पंचायत लेवल पे, रूरल लेवल पे जो महिलाएं जो खड़ी होती हैं उनके प्रॉक्सी के रूप में उनके हस्बैंड या मेल कैंडिडेट जो हैं वो पूरा गवर्नमेंट को चलाते हैं, जो लोकल बॉडीज है उसको चलाते हैं। तो ये सारी चर्चा भी उस समय हुई थी। सो ये जो डिफरेंट आयाम है, जो डिफरेंट कंसर्न है, उनको लेकर के चर्चा हुई थी और तब जो है 1992 में वो एक्ट को लाया गया था और वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया था। सो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जो आउटकम था पंचायती राज, उसमें वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है अभी 46% है, जबकि लोकसभा में ये मात्र 14% है। मतलब कि टोटल जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो सीटें हैं उसमें 46% जो है वीमेन कैंडिडेट है। और चूंकि रिजर्वेशन जो है 33% किया गया था, बट कुछ स्टेट्स ने इसको 50% तक भी बढ़ाया था। अगर प्रॉपर तरीके से इस तरह के अमेंडमेंट को किया जाए तो सभी का कंसेंसस इसमें होता है और फिर वो जो है आउटकम उसके अच्छे दिखते हैं। सो ये पूरा आर्टिकल विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड था और इसके लिए क्या क्या डिस्कशंस और डिबेट होने चाहिए थे पार्लियामेंट में, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में ऑथर ने ऐसा बताया है कि अभी का सिचुएशन ये है कि 10 साल के बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, बट वे बेसिक रीडिंग, बुक का बेसिक रीडिंग भी नहीं कर पाते। और इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि जो स्कूल में जाने से पहले उनको जो शिक्षा दी जाती है, घर में जो दी जाती है, तो सभी लोग इतना कैपेबल नहीं होते हैं। और जो पुअर लोग होते हैं उनमें पेरेंट्स ही खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और सभी लोग पढ़े लिखे होने के ना होने के बावजूद कुछ कुछ लोग समझदार भी होते हैं। तो सभी लोग पेरेंटिंग अच्छे तरीके से कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और प्री स्कूल जो चाइल्डहुड केयर है उसमें गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, ताकि बच्चों को जब स्कूल जाए तो उनकी प्रॉपर लर्निंग हो सके। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट रीज़न बताया गया है इस आर्टिकल में, कहा गया है कि जो स्कूल जाने से पहले उनकी हेल्थ, न्यूट्रिशन और जिस तरह से अर्ली लर्निंग होती है उनकी घर में, उसमें कहीं न कहीं फॉल्ट होता है और तब वे जो है स्कूल को कॉप नहीं कर पाते हैं, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसमें उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है और इसके लिए
ऑथर ने ये सजेस्ट किया है जो प्री स्कूल लेवल जो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी सिस्टम है उसकी मदद ली जा सकती है। वैसे कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके केयर में बच्चों को रखा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी केयर वर्कर्स को, और वे जो है बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके फिर माता पिता से कंसल्ट करेंगे और तब जो है वो सजेस्ट करेंगे कि ये करना चाहिए, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग पहले से उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है। सो ये पूरा प्रोसेस अगर हम प्री स्कूल अगर कर सके तो बच्चे की लर्निंग आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो सकेगी। और यहाँ मेघालय का एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह के सिचुएशन में मेघालय ने क्या किया, सो ये पूरा टूल जो मैंने अभी बताया वो मेघालय ने अपनाया और इसमें क्या हुआ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा और उसका आउटकम जो है ये अच्छा देखा गया। सो ये पूरा आर्टिकल जो है बच्चे के प्री स्कूल की जो लर्निंग है और जो उसको घर में जो सिस्टम मिलता है और जो सभी लोगों को जो प्री स्कूल जो उसको इन्वायरमेंट मिलता है, गवर्नमेंट कैसे उसमें इंटरवेंशन करके डिजायर्ड आउटकम जो है बच्चों में ला सकती है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशन पेज का है। इंडिया एक्सटेंड्स ओसीआई कार्ड एलिजिबिलिटी इन श्रीलंका टू 6th जनरेशन। ओसीआई कार्ड क्या होता है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दी जाती है। लाइफ लॉन्ग वीज़ा कहने का मतलब है कि जब वे इंडिया आएंगे तो उनको बार बार जो है वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो है इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि इसमें कोई मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि ये सिटीजनशिप के इक्विवेलेंट है, ये इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। सो लाइफ लॉन्ग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कहने का मतलब जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको रिपीटेटिव वीज़ा लेने से बचाता है और आपको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है यदि आप जो है किसी इंडियन ओरिजिन, यदि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज अभी तक क्या होता था कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं और अभी कोई पर्सन है उसके 4th जनरेशन, मतलब कि पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट, मतलब कि 4th जनरेशन के अगर उनके एंसेस्टर इंडियन ओरिजिन के हैं तो उनको ओसीआई कार्ड दिया जा सकता था। बट अभी गवर्नमेंट ने इसमें बदलाव किया गया है और ये इसको 6th जनरेशन तक एक्सटेंड कर दिया है। 6th जनरेशन कहने का मतलब कि 2 जनरेशन और पीछे तक के अगर उनके एंसेस्टर्स इंडियन ओरिजिन के होंगे तब उनको जो है ये ओसीआई कार्ड के लिए वे एलिजिबल हो सकेंगे। और गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है, जो बाहर दूसरे देशों में इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं उन डायस्पोरा से आउटरीच किया जाए, बिकॉज ये डायस्पोरा जो है हमारी इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इनका होता है। सो गवर्नमेंट इसी पर्पस से इस बेनिफिट को एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, उड़ीसा में 3D चिप का फर्स्ट पैकेजिंग प्लांट को लॉन्च किया गया। 3D चिप क्या होता है, जो आप चिप नॉर्मली देखते हैं जो पहले वाले चिप होते थे वो एक फ्लैट सरफेस पे चिप में जो डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उनको एक फ्लैट सरफेस पे फिट किया जाता था। बट जो 3D चिप होते हैं उनको एक स्टैक के रूप में, मतलब कि एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, लेयर लेयर लेयर, मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं एक दूसरे के ऊपर जो है लेयर्ड तरीके से फिट होते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें सिग्नल जो है फास्ट जाता है और इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, पावर कम लेता है, फास्ट होता है। तो कोई भी सिस्टम चिप जो है अगर फास्ट होता है तो समझिए कि उसकी टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो रही है। सो ये 3D चिप पैकेजिंग प्लांट का लॉन्च उड़ीसा में किया गया है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओसीआई ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओसीआई कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। सो ये आपको ध्यान रखना है।
ये था इंडियन एक्सप्रेस 10th अप्रैल का फुल एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।